वेलकम टू सिलेबस हीटर क्लासेस। पिछली क्लासेस में हमने देखा कि सौर मंडल क्या होता है, सूर्य का संरचना देख लिया, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब सूर्य के बारे में हमने डिटेल्स में भी काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब आगे हम एक एक करके ये जो सिस्टम होता है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे और देखेंगे ये जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके एक एक के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि सूर्य अपने एक्सिस पे, मैंने आपको बताया था कि सूर्य अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट करता है। ये रोटेट करता है ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम की दिशा में रोटेट करता है। देखिए ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इन सभी का सूर्य के रिवॉल्यूशन यानी जो परिक्रमा है सभी का सेम दिशा में नहीं होता है। इसमें से दो हैं जिनका रिवॉल्यूशन जो होता है उसमें एक शुक्र है यानी कि वीनस। ये कैसे रोटेट करता है? ये करता है ईस्ट से वेस्ट। दूसरा आपका अरुण यानी कि यूरेनस, ये कैसे करता है? तो ईस्ट से वेस्ट। बाकी जितने हैं बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और वरुण, ये जो 6 है उनका जो रोटेशन होता है यानी सूर्य का जो परिक्रमा करते हैं वो कैसा होता है? इस डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि अब देखिए जो शुक्र है, शुक्र आप देख रहे हैं इसका रोटेशन क्या अपने एक्सिस पे, ये पहले तो ये इसका परिक्रमा जैसे कैसे करता है तो ईस्ट से वेस्ट है। बाकी अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट करेगा तो वो कैसा हो जाएगा? ईस्ट से वेस्ट, ये भी ईस्ट से वेस्ट होगा। दूसरी बात यह है कि अरुण जो है उसका भी क्या होगा? ईस्ट से वेस्ट होगा। तो ये पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व तरफ पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व तरफ रोटेट करती है तो यहाँ पे दिन कब होता है? सूरज जब इधर सूरज उगेगा किधर? तो पूरब की तरफ उगेगा। लेकिन ये ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सूर्योदय होगा वो कब होगा? तो पश्चिम से सूर्योदय होता है और सूर्यास्त किधर होता है? पूरब की तरफ होता है। तो ये दो ग्रह हैं शुक्र और अरुण, जहां पे सूर्योदय क्या होता है? पश्चिम में होता है और सूर्यास्त होता है पूरब में। तो ये हमने इस चीज को देख लिया। बाकी हम देखेंगे ये जो प्लैनेट्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है। ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको बोलते हैं इनर, इनर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। बाकी जो ये 4 हैं इनको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि जोवियन प्लैनेट्स कौन से हैं। उसमें आपके इन चारों में से कोई ना कोई दिया रहेगा, उसमें से आपको पूछेगा कि जोवियन प्लैनेट्स कौन से हैं, तो आप इनमें से कोई भी 4 एक रहेगा, आप उसको ऑप्ट करेंगे। या फिर इसको आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स। आउटर ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है इसे दूर चले जाते हैं, दूर होते हैं। वैसे भी यहाँ पे क्या है कि जीवन तो कहीं कोई संभव तो है, संभावना तो है नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम जो इनकी संरचना है वो गैसियस है, क्लाउड से फॉर्म होती है, कुछ की डस्ट की फॉर्म में। इनकी डेंसिटी भी बहुत कम कम होती है। सबसे ज्यादा अगर पूछे कि डेंसिटी इन सभी ग्रहों में किसकी है, तो हमने पहले आपको बता दिया किसकी है, पृथ्वी की है, सबसे ज्यादा पृथ्वी की है। और पृथ्वी के नियर अबाउट होती है शुक्र की। इसीलिए कहा जाता है पृथ्वी जो है शुक्र का क्या है, शुक्र जो है पृथ्वी का क्या है, तो जुड़वा बहन है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है। क्योंकि आकार में, डेंसिटी में यानी कि घनत्व में और व्यास में, इन सभी चीजों में काफी हद तक शुक्र और पृथ्वी एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसलिए इन्हें ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। अब हम एक एक करके क्या करेंगे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब एक एक करके एक एक प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम मरकरी के बारे में देखेंगे यानी कि बुध। तो पहले तो हम इसके लिए हमें सूरज को बनाना है, सूर्य को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि या इससे हम ये दिखाएंगे कि कैसे बुध इसका भ्रमण करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये देखिए आपका है बुध यानी कि मरकरी, ठीक है।
इसको m से रिप्रेजेंट कर देता हूं समझने के लिए फिलहाल, ठीक है। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा बहुत डेप्थ में कि जो सबसे पास में होता है उसको सबसे कम टाइम लगेगा रोटेशन में, और जो सबसे दूर होगा, नेपच्यून सबसे दूर होता है, इसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। नेपच्यून यानी कि आपका क्या बोलते हैं इसको, वरुण बोलते हैं, वरुण, इसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको समझ लेते हैं कैसे ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए अगर जो हम इसका बनाए सर्कल कितना होगा, इतना बड़ा होगा, लेकिन जब अगर नेपच्यून का बनाएंगे, अरुण का बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इसको क्या होगा, उतना ही ज्यादा दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको लग जाते हैं 164.8 वर्ष सूरज का एक परिक्रमा पूरा करने में। वरुण को लग जाता है 164.8 वर्ष, या इसको आप कह सकते हैं 165 वर्ष, कहीं कहीं 165 वर्ष भी दिया रहेगा। तो ऑप्शन में आपके एग्जाम में जब भी है इनमें से कोई भी हो आप उसको एक ऑप्ट करेंगे। अब बुध को कितना लगता है, तो इसको ज्यादा नहीं लगता, इसको बस लगता है 80, इसको लगता है सूरज का परिक्रमा करने में 87 दिन, 87 दिन और 23 घंटे। कहीं कहीं आपको मिलेगा एग्जाम में ऑप्शन के तौर पे क्या मिलेगा, 88 दिन। तो अगर जो 88 दिन दिया है तो आप 88 दिन मार्क करेंगे, ठीक है। अब आइए थोड़ा बुध को और अच्छे से ओपन करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका बुध यानी कि मरकरी, बुध हो गया। अब इसको समझते हैं। पहली बात, बुध पे कभी कभी पूछता है कि बुध पे दिन में टेम्परेचर कितना होगा, तो कितना होता है 427 डिग्री सेल्सियस। अब जहां पे इतना रात, दिन में इतना टेम्परेचर है और रात में कितना हो जाता है माइनस, यहीं पे लिख लेता हूं, नाइट का जो टेम्परेचर होता है -173 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाता है, 600 का हो जाता है, 600 का टेम्परेचर डिफरेंस। अब रात में, दिन में क्या होता है इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, रात में इतना कम होता है, तो यहाँ पे जीवन तो संभव है नहीं, किसी भी एंगल से कोई जीवन संभव नहीं है। दूसरी बात है कि यहाँ पे वायुमंडल क्या है ही नहीं, वायुमंडल नहीं है, तो जीवन वैसे ही नहीं संभव है। एक चीज और देखते हैं कि ये अपने एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे इसको रोटेट होने में कितना वक्त लगता है, इसको लगता है 58.6 दिन, इसको 58.6 दिन लगता है अपने एक्सिस पे रोटेट करने में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बुध जो है पूरे प्लेनेट सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है, पूरे प्लेनेट सबसे का क्या है, सबसे छोटा। तो इसको कह सकते हैं कि सबसे छोटा ग्रह है पूरे प्लेनेट सिस्टम का, ठीक है, पूरे प्लेनेट सिस्टम का, ठीक है। इसका जो क्या, तो सबसे छोटा है, छोटा भूल गया था, सबसे छोटा ग्रह है पूरे प्लेनेट सिस्टम का, ठीक है। तो ये दो चीज, ये सारी चीज हमने कवर कर लिया। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका कोई उपग्रह है, तो आप इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी इसको फिक्स कर लीजिए। आपको याद रखना है कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई भी इसका उपग्रह नहीं, आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन ये इकलौता नहीं है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, एक और है वीनस। वीनस जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, शुक्र, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वो कौन से दो प्लेनेट्स है, या फिर एक दे देगा जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये है आपका बुध और शुक्र है, ठीक है। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब मैं इसको हटा देता हूं और आगे अब हम पढ़ेंगे वीनस के बारे में, यानी कि शुक्र के बारे में। शुक्र आप अच्छे से परिचित है इसे, शुक्र से, क्योंकि जब भी शाम ढलता है तो आप शुक्र का दीदार जरूर करते होंगे। कैसे, तो देखिए इसे साँझ या भोर का तारा भी कहा जाता है, साँझ, साँझ या भोर का, भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को।
जो मून के पास, चंद्रमा के पास शाम में आप देखते हो एक चमकता हुआ तारा दिखता है, वो कोई और नहीं होता, वो कौन होता है? शुक्र होता है। ये प्लेनेट सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह भी है। और देखिए इसकी एक खास बात यह है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है? सबसे ज्यादा। ट्विन सिस्टर तो है पृथ्वी का, लेकिन आप यहाँ पे जीवन तो संभव ही नहीं है। कितना टेम्परेचर है? टेम्परेचर तो नहीं पता कितना है, इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे सबसे गर्म ग्रह आपसे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लेनेट सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो आपका शुक्र है। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि इसका रोटेशन भी पूछा जाता है कि रोटेशन किधर है? सबसे गर्म ग्रह, देखिए सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे प्लेनेट सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। दूसरी चीज ये पूछा जाएगा कि ये इसका रोटेशन क्या है, जैसे कि परिक्रमा कैसे करता है सूर्य का, तो इसका अभी आप हमने बताया था कैसे करता है, ईस्ट से वेस्ट करता है। जैसा कि सूरज अपने एक्सिस पे भ्रमण करता है, ऐसे ये क्या करता है, परिक्रमा करता है उसका शुक्र। दूसरा ये पूछा जाता है आपसे कि ये तो हो गया सांझ या भोर का तारा, कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। सूरज पे सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। इसे ट्विन सिस्टर, ट्विन सिस्टर बोलते हैं पृथ्वी का, पृथ्वी का इसको ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं। दूसरा चीज ये है कि पृथ्वी के अगर जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा तारा है, तो वो भी कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट, सबसे निकट कौन सा है? तो वो सबसे निकट कौन सा है? तो वो है आपका शुक्र है, सबसे निकट तारा है। बहुत ब्राइटिंग तारा, बहुत चमकीला है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अगर जो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने इसको लिख लिया होगा। आप इससे कंफ्यूज मत होना। देखिए सांझ या भोर का तारा, ठीक है, सांझ या भोर का तारा इसको बोलते हैं, लेकिन ये ग्रह है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बोलते हैं। तो आप इससे कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये ग्रह है, तारा नहीं है। ठीक है, आगे हम अब चलेंगे अगले प्लेनेट पे, जो हमारा बहुत ही फेवरेट प्लेनेट है, जहां पे हम जीवन अपना निर्माण कर रहे हैं। तो कौन सा आप समझ गए होंगे, कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी को रेड कलर से बनाएंगे, अच्छा लगता है। पृथ्वी, पृथ्वी की बहुत खूबियां हैं, आप लोग अच्छे से परिचित हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक मैप इसका और बनाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ सके। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे क्या है? 23, 23.5 डिग्री पे क्या है? झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पे अपने एक्सिस पे क्या है? झुकी हुई है। अब चलते हैं पृथ्वी के बारे में देखते हैं एक एक करके। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, लेकिन इसको ऐसा करते हैं ना कि इसको सन कर लेते हैं। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ये समझ जाइए आपका सन है, ठीक है, ये सन है। तो इसका हम क्या करेंगे? झुकाव किधर करेंगे? सन की तरफ करेंगे, क्योंकि हमारी ये जो झुकाव है पृथ्वी का, वो है किधर? तो सन की तरफ है, 23.5 डिग्री से। और इसी झुकाव के कारण जो मौसमी बदलाव आते हैं, यानी कि सीजनल चेंजेस आते हैं, वो इसी झुकाव के कारण आते हैं। तो आपको याद रखना है कि 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है सन की तरफ, और इसी झुकाव के कारण क्या होता है? मौसमी बदलाव आते हैं। अब एक एक करके हम पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी के इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, क्या इसके खासियत है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कि यहाँ जीवन संभव है। जीवन संभव है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं जीवन संभव है, तभी हम यहाँ पे जी रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसका व्यास कितना है। व्यास,
दो तरीके का है, एक इक्वेटोरियल और एक लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि इसका जो शेप है इसमें सर्कुलर दिख रहा है लेकिन सर्कुलर है नहीं। अगर जो इसको हम ऐसे कर दें, ऐसे थोड़ा सा इसको चपटा कर दें, मतलब बॉल आप लेके उसको क्या कीजिए, ऊपर से दबा दीजिए, नीचे से दबा दीजिए, जो शेप बनेगा उसको बोलते हैं, कौन सा शेप, उसको बोलते हैं जियोइड शेप। जियोइड नहीं, जी रहेगा यहाँ, सॉरी, उसको बोलते हैं जियोइड शेप। यानी कि आप जो स्पॉन्जी वाला बॉल होता है उसको लेकर ऐसे प्रेस कर देंगे ऊपर नीचे से, तो जो शेप बनेगा जियोइड शेप बनते हैं, उसी शेप का है। ठीक है, तो ये हो गया पृथ्वी का आपका शेप। ये झुकी हुई है, तो यहाँ का व्यास कितना है, तो ये 12,756 किलोमीटर पूछेगा। अगर जो कि आपका इक्वेटर से, तो 12,756 किलोमीटर। लेकिन अगर जो पोल से पूछे, पोल से पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 12,714, 12,714 किलोमीटर। ठीक है, कभी कभी सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का शेप कैसा है, तो आप क्या आंसर देंगे, जियोइड शेप है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका सूर्य से दूरी कितना है, तो कौन सी दूरी, औसत दूरी की बात हम कर रहे हैं, औसत दूरी, सूर्य से जो औसत दूरी है, औसत दूरी फ्रॉम सन, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, फ्रॉम सन कितनी है, 15 करोड़। ठीक है, लेकिन अगर जो आइए एक चीज और अच्छे से समझते हैं थोड़ा, इसकी दूरी कैसे बदलती है। ये है आपका सन, आप सभी को पता है सन कहां पे है, सेंटर में है। ठीक है, और जो पृथ्वी है वो किस तरीके से इसका परिक्रमा करता है, तो इलिप्टिकल शेप में, इलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार, इसको इस शेप में क्या करता है, परिक्रमा करता है। सूरज को थोड़ा सा और पास लाते हैं यहाँ पे, इससे चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। थोड़ा सा हमने और पास ला दिया। देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, इसका पोजीशन एक समय आता है यहां रहता है, एक समय आता है यहां पे रहता है, एक समय आता है यहां पे रहता है, एक समय आता है यहां पे रहता है। तो ये जो लोकेशन है पृथ्वी का, इसको बोलते हैं पेरीहेलियोन। क्या बोलते हैं, पेरीहेलियोन, पेरीहेलियोन बोलते हैं इसको। यानी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपसौर, इसको बोलते हैं अपसौर। तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि इसकी दूरी इस समय कितनी है, ज्यादा है। तो इस समय दूरी कितनी होती है, तो 15.21 यानी 15.21 करोड़ किलोमीटर, यानी सबसे दूर होगा। लेकिन ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सा दिन है, कौन सा दिन है और महीना है कि जब ये सबसे दूर होता है। सूरज से पृथ्वी सबसे दूर कब होता है, तो 4 जुलाई को, 4 जुलाई को क्या होता है, सबसे दूर होता है। ये 4 जुलाई जो होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका क्या होता है, ये स्वतंत्रता का दिवस होता है। आप उससे भी इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। दूसरा है, दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं आपका एपीहेलियन, नहीं सॉरी, ये इसको पेरीहेलियन नहीं बोलते, इसको एपीहेलियन बोलते हैं, एपीहेलियन, एपीहेलियन। ठीक है, एपीहेलियन। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपसौर, उपसौर। ये कब होता है, 3 जनवरी, 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है। इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। जब जब देखिए, जब अर्थ सन के बिल्कुल ही पास, यानी इतना भी पास नहीं होता है, 14.70 करोड़, बिल्कुल पास करने वाला इतना नहीं कि बिल्कुल चिपक जाता है, 14.70 करोड़ के किलोमीटर की दूरी पे होता है, तब उस सिचुएशन को बोलते हैं पेरीहेलियन या उपसौर बोलते हैं। और ये जो तिथि है कब होती है, 3 जनवरी को। तो आप कैसे याद रखेंगे, जो पृथ्वी है सूरज के सबसे निकट कब होता है, 3 जनवरी को। उसके बाद आता है जुलाई, यानी जुलाई क्या होता है, 7वां महीना होता है। जनवरी से लेकर काउंट करेंगे तो 7वां महीना आएगा। तो आप इसे याद कर रख सकते हैं कि 3 जनवरी को क्या होता है, पृथ्वी सबसे पास में होता है, निकट में होता है सूर्य के। और 4 जुलाई को क्या होता है,
बहुत दूर हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो आपने देखा कि जब बहुत दूर होता है तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, अब बहुत पास होता है तो 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, यहाँ किलोमीटर लिख लेते हैं। तो ये है पृथ्वी का रोटेशन कैसे होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आपके सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपसौर की स्थिति कब बनती है, तो आपका आंसर होगा 3 जनवरी को। अपसौर की स्थिति यानी AP11 की स्थिति कब होती है, तो ये आपका मारेंगे 4 जुलाई को। आप इसको याद रखने का एक और तरीका है कि AP11 क्या है या पेरिहेलियन क्या है। तो पी से आप याद रखिए पास, हिंदी में याद रखिए पास। पास मतलब पास, करीब। एपिहेलियन यानी कि ए का ए से क्या होता है, अवे होता है इंग्लिश में, अवे मतलब दूर। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि पेरिहेलियन यानी कि पास, एपिहेलियन मतलब दूर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कभी भूल भी जाए तो आप इसे रिवाइज कर सके। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसको अपने जो सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगता था, कितना लगता है 365 दिन, 365 दिन। और कितना लगता है 5 घंटे, 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट और कितना लगता है, तो 46 सेकेंड लगता है, 46 सेकेंड, 46 सेकेंड। ठीक है, इतना समय लगता है इसको सूर्य का परिक्रमा करने में। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको कवर कर लेते हैं। अब बोर्ड भर गया तो थोड़ा सा मिटाना जरूरी है यहाँ पे। आइए, तो अब हम देखेंगे कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे किस दिशा में रोटेट करती है। अपने एक्सिस पे भी पृथ्वी रोटेट करती है, कुछ समय लगता है। कितना समय लगता है, तो आइए देख लेते हैं। ये रहा आपका अर्थ, ये अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है, ये रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इसीलिए यहाँ पे जो सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है, सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। अब इसको अपने एक्सिस पे ही रोटेट होने में कितना टाइम लगता है, तो कितना लगता है 23 घंटे, 23 घंटे और कितना लगता है 56 मिनट, 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड लगते हैं, सेकंड। ये अपने एक्सिस पर रोटेट करने में इसको टाइम लगता है। एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसकी स्पीड कितनी होती है जब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, तो कितनी होती है, ये होती है 1610 किलोमीटर प्रति आवर होता है। यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितना रोटेट करती है, किस स्पीड से 1610 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि 1 घंटे में 1610 किलोमीटर ये रोटेशन, मतलब 1610 किलोमीटर कवर करती है डिस्टेंस। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह, नीला ग्रह तो पता है आपको, लेकिन इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की अधिकता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको नीला ग्रह बोला जाता है। क्योंकि ये नीला दिखता है, अगर जब आप आकाश से इसको देखेंगे तो नीला दिखाई देता है, क्योंकि पानी की अधिकता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको नीला ग्रह बोला जाता है। दूसरा ये है ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, आइए तो अब अगले ग्राफ पे हम चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।